BBC उर्दू के इस फेसबुक लाइव में आप सबका खैर मक़दम है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ऐसा मौजू है जिस पर इंडिया पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बात हो ही रही है। बात शुरू शायद उड़ी से हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक तक आ पहुंची है, आगे कहाँ जाएगी इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवा दूं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी आमिर गौरी हैं जो पाकिस्तान के टीवी चैनल ARY के साथ काम करते हैं। लवीना टंडन वो भी एक सहाफ़ी हैं, आज तक के साथ काम करती हैं जो इंडियन एक न्यूज़ चैनल है। और दिल्ली से हमारे साथ नितिन श्रीवास्तव BBC के नामनिगार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें सोशल मीडिया फ़ीडबैक देंगे इस हैंग आउट पर और लोग वहाँ क्या कह रहे हैं इस बारे में। सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं। आमिर, हालात ऊपर नीचे पिछले कई सालों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुए तो हैं, लेकिन इतने बुरे बहुत अरसे बाद हुए। मेरा ख्याल है प्रेशर इस दफ़ा ज़्यादा है इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर भी एक उम्मीद थी जिस वक्त नवाज़ शरीफ भारत गए थे कि शायद बातचीत जो है इस दफ़ा बेहतर हो जाएगी। कुछ पुरानी हिस्ट्री है, जब BJP की हुकूमत थी और वाजपेयी साहब जो हैं वो बस पे बैठ के लाहौर आए थे, तो वो जो उम्मीदें थी दोबारा से, लेकिन इस तरह लगता है जैसे ये उम्मीदें जो हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं उस वक्त जिस वक्त बाज़ दूसरे एलिमेंट जो हैं वो इस सारी खेल के अंदर शामिल होते हैं। उन पर इल्ज़ाम भी है, पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ ग्रुप्स के ऊपर इल्ज़ाम है। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाहती। हालांकि मुशर्रफ के ज़माने में हम सुनते हैं कि कश्मीर का मसला तकरीबन हल होने के करीब था। और अब सवाल ये हम उन लोगों से पूछते हैं, अगर हल होने के करीब था तो अगर वो इतनी अच्छी बात थी तो उसके बाद आने वाली हुकूमतें ने उसको आगे क्यों नहीं चलाया। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ जो मसला है वो कश्मीर के साथ भी जुड़ा हुआ है। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, पाकिस्तान हमेशा से पिछले 70 साल से कह रहा है कि हम जो है उनको किसी न किसी तरह की मदद कर रहे हैं। वो मदद डिप्लोमेटिक है, वो मॉरल है। भारत ये कहता है कि नहीं, इससे ज़्यादा भी कुछ मदद है। तो अगर ये इस दफ़ा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है और मेरा ख्याल है कि ये बात उड़ी पे शायद ख़त्म हुई हो उस झगड़े की, और झगड़ा बाद में शुरू हुआ है। दोनों मुल्क ही समझते हैं कि कश्मीर को लेके वो अपनी अपनी बात दुनिया को सुनवा सकते हैं। पाकिस्तान ये समझता है कि अगर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदें गर्म हो जाएंगी तो फिर अमेरिका और यूरोप जो है दोनों मुल्कों के भाई आप बाज आ जाएं, बात करें। भारत यही समझता है कि अगर ये मामला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होगा तो लोगों की जो बैन अवी सारी ताकतें हैं उनकी नज़र कश्मीर से हट जाएगी। लेकिन जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, मेरा ख्याल है उसको लेके ये मामला जो है थोड़े दिन तो चलेगा। थोड़े दिन चलेगा। तो लवीना, आपको क्या लगता है कि बात उड़ी से नहीं, दरअसल से कश्मीर से शुरू हुई थी और बात घूम फिर के इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब भी हालात बहुत ख़राब होते हैं, घूम फिर के बात फिर कश्मीर पर ही आके रुकती है? ये बात तब से शुरू हुई थी जब दो देश अलग हुए थे, और ये बात अब तक मसला, ये सिलसिला, ये बात और फिर बात का खलल पड़ना उस पर, और फिर वो इस तरह की सिचुएशन तक पहुंचना, ये चलता ही आ रहा है। लेकिन इस वक्त बात थोड़ी सी एस्केलेटेड है और ये पहली दफ़ा है कि भारत ने खड़े होकर इस तरह के हमले पर अपनी मुहर लगाई है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत सरकार ने ये कहा हो कि ये हमला नहीं, आप जो सर्जिकल ऑपरेशन कहें, जो भी इसे कहें, वो हमने किया है। और ये एक बहुत बड़ा स्टांस है भारत की तरफ से, जो ये कहता है कि हम ये लोगों को 70 साल से बताते आ रहे हैं, जो भारत का मसला है कि भाई हाँ, ये इन्फिल्ट्रेशन होता है, टेररिज्म हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जब तक ये नहीं मसला ख़त्म होगा तब तक हम कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। और कश्मीर के मुद्दे पर बहुत सारे और भी मसले जुड़े हुए हैं, रेफरेंडम की, और क्यों नहीं हुआ और कैसे नहीं हुआ। तो ये बात इस वक्त आई थिंक सबसे ज़्यादा एस्केलेटेड है। और मैं आमिर साहब की इस बात से बिल्कुल मुताल्लिक़ हूँ कि बहुत दुख की बात है कि ये उस वक्त हुआ जब उम्मीदें भी सबसे ज़्यादा थीं। जब जैसे ही वाघा बॉर्डर हुआ उस वक्त कारगिल हो गया, अब ये हुआ, फिर पठानकोट हुआ, फिर उरी हुआ। तो दुख की बात है कि उम्मीद बहुत थी, जिस तरह से मोदी साहब उतर गए थे लाहौर, और उसी तरह उम्मीद पर उतना ही पानी फिरा है। लेकिन भारत ने पहली दफ़ा बहुत कड़ा स्टांस लिया है। आपने कहा कि भारत ने पहली दफ़ा, इंडिया ने इतना कड़ा सख्त स्टांस लिया है, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस तरह के, जिसे अब सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है, जिसके बारे में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, वाज़ेह तौर पर अभी शायद हमें नहीं पता। लेकिन जहाँ तक इंकर्जन्स का सवाल है लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ, ये पहले भी हुए हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। फायरिंग में लोग मारे भी गए हैं, फौजी दोनों तरफ से, वो भी पहले भी हुआ है। लेकिन
इस तरह खुलकर किसी हुकूमत का ये ऐलान करना कि हमने ये जाके वहाँ किया, ये पहली दफ़ा हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है, आपको क्या लगता है? क्योंकि अपने सख्त रवैया दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि ये बार बार भारत हमेशा ये क्लेम करता आया है कि टेररिज्म हमारी आतंकवाद हमारे देश में पाकिस्तान की तरफ से लाया जाता है और आर्मी स्पॉन्सर्ड, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि आर्मी, वो हमेशा क्लेम करते हैं कि आर्मी स्पॉन्सर टेररिज्म है। इस बार उरी में जो हुआ वो आर्मी स्पॉन्सर टेररिज्म था, हथियारों पर पाकिस्तान की मुहर थी। ज़ाहिर है पाकिस्तान इसकी तरदीद करता है और पाकिस्तान कहता है कि उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो जिस तरह का वो मामला हुआ, उस वजह से आई थिंक ये उनका जवाब आप कह समझ सकते हैं कि भाई हम 70 साल तक इसको वी कांट टॉलरेट इट एनी मोर। एक शायद लोगों को इस वजह से भी थोड़ी सी हैरत हुई कि इससे बिल्कुल पहले जब वज़ीर आज़म मोदी ने ख़िताब किया था तो उन्होंने स्ट्रेटिजिक रिस्ट्रेंट की बात की थी, तहम्मुल की बात की थी, सब्र की बात की थी। और उसके बाद ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है और जिसे वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कहा गया, वो हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक मिनट के लिए हम सब यहाँ सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप भी सहाफ़ी हैं, कुछ लोगों का एक तासुर ये भी है कि मीडिया में जिस तरह से इस बात को उछाला गया और जिस तरह से इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया इंडिया में, पाकिस्तान में भी, लेकिन शायद किसी थोड़ी ज़्यादा इंडिया में शायद इस पे बात हुई, जो एक वॉर हिस्टेरिया, ये ड्रम बीट वॉर के लिए कि हमें बदला चाहिए या 18 फ़ौजी मरे हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते। क्या आपको लगता है कि उसका भी कोई रोल वाकई पॉलिसी मेकिंग पे होता है, आमिर? पॉलिसी मेकिंग पे तो ऐसा सच नहीं होता, इस वजह से कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं नहीं, ये पता है इन्होंने क्या करना है। और इसी वजह से आपको याद होगा कि 2001 में 9/11 के कुछ अरसे बाद जब भारतीय पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, तो भारत में से ये आवाज़ें थीं कि हम भी उसी तरह जो है वो बिहेव करें जैसा अमेरिका करता है अपने रीजन के अंदर, और हम ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करें। और बहुत अरसे तक ये बहस चलती रही कि क्या भारत जो है उसके पास ये कैपेबिलिटी है। और फिर ये दोनों मुल्क जो हैं ये न्यूक्लियर मुल्क हैं, रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के ऊपर जाएगा। और अगर फर्ज किया पाकिस्तान बहसीत एक छोटे मुल्क के वो लड़ नहीं सकता भारत के साथ एक कन्वेंशनल वॉर, तो क्या वो एक न्यूक्लियर तरीका जो है वो इस्तेमाल करेगा। अब सवाल ये होता है कि जो चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही वो ये है कि भारत इल्ज़ाम तो ये लगाता है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए चंद ग्रुप्स जो हैं वो वहाँ से बैठ के उनकी मदद से हमारे यहाँ अटैक करते हैं, लेकिन जो भारत कर रहा है उसमें उसकी फ़ौज शामिल है। तो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट के ये एस्केलेशन वहाँ तक जाती है कि पाकिस्तान की फ़ौज अब ये कह के देखें जनाब हमने पहले अटैक नहीं किया था, हमने ये कहा था कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब चूंकि हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो अब हमारा एक कॉज बनेगा। लेकिन इंडिया का यहाँ पे वाज़ेह कर लेना ये शायद याद होगा ज़रूरी है। कारगिल में पाकिस्तान डिनाई करता रहा कि हमारे नहीं है, बाद में पता लगा कि पाकिस्तान के फौजी चढ़े हुए हैं वहाँ पे। लेकिन जहाँ तक इस सर्जिकल स्ट्राइक का भी ताल्लुक है तो इंडिया का ये कहना है कि उन्होंने टेरर लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया, उन्होंने दहशतगर्दों को और उनके जो हामी हैं उनको निशाना बनाया, पाकिस्तानी फौज पर उन्होंने हमला नहीं किया। जब पाकिस्तान उसी तरह की एविडेंस देगा कि ये जनाब ये हमारे जो अटैक हुआ है ये हमारे टेरर लॉन्च पैड नहीं थे, ये सिविलियंस थे या ये हमारे मोर्चे थे, तो ये इसी पर से। लेकिन इस तरह की कोई बात अभी तक पाकिस्तान की तरफ से सामने आई नहीं। पाकिस्तान भी उसी तरह, अब मैं बता रहा हूँ, ये देखें कश्मीर को लेके ये दोनों मुल्क 70 साल से एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं जिसके अंदर ये हो सकता है मुल्क खेल सकते हों, इनकी पॉलिसी मेकर्स खेल सकते हों इस वजह से कि साउथ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में कश्मीर के लिए वो जो है वो मोहब्बत नहीं है, उसी तरह जो बलूचिस्तान में नहीं है। मैं बलूचिस्तान के लोगों का अपना मसला है, सिंध के लोगों का मसला, उनको नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन दोनों हुकूमतें जो हैं इस मसले को लेके, और मैं ये इसी वजह से कह रहा हूँ कि जब मेरी बात कश्मीरी लीडर से होती है और हो सकता है लवीना की भी हो, वो ये कहते हैं कि भारत अपने 18 फौजी जो हैं उनकी बात को तो बढ़ा रहा है इतना, लेकिन वो जो लोग हमारे बच्चे मर गए हैं और अगर फ़र्ज़ किया ये समझ लिया जाए कि वो कश्मीरी जो है वो कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो फिर ये भी माने कि पिछले इतने सालों से भारत की फ़ौज भारतीय औरतों को रेप कर रही है, हमारे जो बच्चे हैं अगर वो भारतीय हैं या भारतीय लोगों को मार रही है, ये तो कहना। इन सब एलिगेशंस को इंडिया डिनाई करता रहा है। ऑब्वियसली इल्ज़ाम पाकिस्तानी घुसपैठियों पे है जी, लेकिन उसका जो मारा मारी है मैं वो कश्मीर के अंदर कॉन्वर्सेशन को दोबारा मीडिया पर लाना चाहती हूँ। मीडिया का जहाँ तक एक रोल होता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, जमहूरियत का एक पिलर होता है, उसका रोल काफ़ी हद तक कहते हैं कि गवर्नमेंट्स को और इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करना भी होता है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, उनको आईना दिखाना होता है, और पॉलिसी मेकिंग को एक
प्रोग्रेसिव समत में ले जाना भी मीडिया का काम होता है। लवीना, आपको क्या लगता है इंडिया में जो इस वक्त मीडिया आज़ाद मीडिया है, फ्री है, सेंसरशिप से उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, क्या आपको लगता है मीडिया वाकई वो काम कर रहा है इंडिया में इस तरह की सिचुएशंस में जहाँ जो ऑलरेडी जो बेसिकली पारे हैं वो गर्म हैं? क्या मीडिया वो आईना दिखाने का काम और पॉलिसी मेकिंग में पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देने का काम कर पा रहा है अभी? मीडिया करता है ये काम, और इंडियन मीडिया बहुत इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर आप इस वक्त पहले तो ये 18 की जगह आई थिंक आज 19 सोल्जर्स हो गए हैं, तो अगर हम उनकी तरफ तवज्जो डाल रहे हैं तो ये एक आईना है एक तरह से। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स नहीं होते हैं जो साइड ना लें या कुछ भी, लेकिन आमूमन तौर पर ये एक जो नेशनल फीवर है या फरवर है उसको भी आईना दिखाना हुआ कि जब ये उरी में अटैक हुआ तो इसकी वजह से जो उत्तेजना लोगों में जागी है वो भी उन्होंने दर्शाया है, और कहीं ना कहीं वो एक तरफा आपको नज़र आ रहा होगा, शायद ये आप कहना चाह रही। पर एक छोटा सा आई थिंक मीडिया को लेकर कोई भी इंसिडेंट होता है, जब इंडिया पाकिस्तान ख़ास तौर पर उनकी बात होती है, तो हर इंसिडेंट के दो पहलू हमेशा नज़र आते हैं। आप समझ नहीं पाते कि असल में जो पहलू है वो क्या है। कहते हैं ना कि द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर इज ट्रूथ, सच्चाई सबसे पहले जी मेरा ख्याल थोड़ा सा डिफरेंस है होती है। थोड़ा सा डिफरेंस। हम बात को जारी रखेंगे, लेकिन मैं इस वक्त पहले नितिन की तरफ जाना चाहती हूँ। नितिन हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और वो सोशल मीडिया पर हमारे इस हैंग आउट को भी मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ जो कमेंट्स आ रहे हैं वो हमें बता पाएंगे। नितिन, व्हाट डू यू हैव फॉर अस? आलिया, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं, और अभी मेरे सामने बगल की विंडो पर हम लोगों का जो ये फेसबुक लाइव है बीबीसी उर्दू का, वो मैं देख सकता हूँ। करीब तकरीबन उतने ही लोग हैं, 1000 से ज़्यादा, 1500 के आसपास, जितना हमने 2 घंटे पहले बीबीसी हिंदी पर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए इसी तरह का एक फेसबुक लाइव किया था। और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, मेरे सामने है कश्मीर फ्री एंड इंडिपेंडेंट, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक उसी तरह के उससे उल्टे कमेंट्स हिंदी के फेसबुक लाइव पर आ रहे थे। यानी कि जो ऑडियंस है वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और हर तरफ की ऑडियंस एक्साइटेड है। और अभी हम लोग चूंकि मीडिया की बात कर रहे थे, तो उसमें मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा, कल शाम को हम लोग एक मीडिया का कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे थे कि इंडियन मीडिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान मीडिया में क्या हो रहा है। तो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों मुल्कों की मीडिया में क्या हो रहा है इस एलिज्ड सर्जिकल स्ट्राइक पर और उसके बाद के फॉलोअप पर। रही सवाल बात ट्रेंड करने की और किस तरह का आईना लोग देख रहे हैं या क्या लोग देखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो जिसकी ऑडियंस है वो देखना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस सब में थोड़ा सा जो फर्वर है, जो थोड़ा सा फीवर है, वो उसका पिच जो है वो डेफिनेटली थोड़ा ऊपर चला गया है, और थोड़ी सी मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा लाने की जरूरत है इस पूरे नैरेटिव में। और मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ की मीडिया की बात करें, जहां पर इस तरह की बातें हो रही हैं, 2 दिनों से यही मीडिया जो इन तमाम चीजों को कवर कर रहा है, उसमें एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया साइट है, उस पर एक पीस लिखा है किसी ने, उसकी 2 लाइनें मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को। बॉलीवुड कंडक्टेड अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन इंडियन टीवी न्यूज चैनल्स ऑन थर्सडे. The result was erasing the line of control in TV journalism as anchors with high decibel support from former army veterans ushered in a Sunny Deol's 2.5 किलो का हाथ। यानी कि जो जिस तरह से जर्नलिज्म में जिस तरह से टीवी डिबेट्स हो रहे हैं, जितनी हाई पिच पर हो रहे हैं, आप समझ सकती हैं कि सनी देओल का जो फेमस 2.5 किलो का मुक्का था कि जिस पर पड़ता था वो फिर उठ जाता था, उस लेवल पर यहाँ पर डिबेट हो रहा है। थैंक यू कहना चाहूंगी आलिया, हाँ बिल्कुल, आप चलें, आप कहें बस नितिन से भी और आपसे भी, कि जब भी इंडियन मीडिया की आप भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप हर जगह जाके बिंदु एक जगह जाके विश्राम करता है एक चैनल पर जो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, पर सारे चैनल ऐसे नहीं हैं जो सब जगह बहुत जोर से चिल्लाते हैं। सारे न्यूज़पेपर्स और सफ़े भी ऐसे नहीं हैं आई एम श्योर जो बहुत जोर से चिल्लाते हैं। इंडिया थोड़ा सा एक और पॉइंट भी है। देखें, एक तो नेशनल सिक्योरिटी पे सारे मुल्कों के मीडिया जो हैं वो आज़ादी एक तरफ रख देते हैं। मुझे अभी तक याद है 1991 में जब अटैक हुआ था पहला अमेरिका का कुवैत पे, तो जो ओपनिंग लाइन थी CNN की,
उसने ये लिखा था कि स्काईज ओवर बगदाद हैव बीन इल्यूमिनेटेड, एज इफ कि वहाँ पे कोई लाइट एंड साउंड का शो चल रहा है। उसी तरह जो हमने इराक में देखा है, उसके बाद उसने अफगानिस्तान में देखा है। पाकिस्तान और भारत के साथ मसला ये है कि इन दोनों के मुल्कों के मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट एक दूसरे के मुल्क में नहीं है। दे रिमेन क्लोज कंट्रीज, दे एक्चुअली एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं, लेकिन उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स उस तरह ऑपरेट नहीं करते। तो जो कुछ कहना, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके सोर्सेज कम है, वो वही है। आपने कहा कि एक दूसरे के मुल्कों में कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, शायद कुछ के हैं, कुछ के नहीं है। और नितिन ने भी जो बात कही कि जो ऑडियंसेस हैं वो बटी हुई नज़र आ रही हैं पाकिस्तान की और इंडिया की। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, पिछले कुछ सालों में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दोनों मुल्कों में बहुत बढ़ा है। आप आर्ट्स में देख लें, फिल्मों में देख लें, टीवी में देख लें, कोलैबोरेशंस बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। काफ़ी सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, काम उधर करते हैं। मैं पर्सनली पाकिस्तानी लोगों को जाती हूँ जो इंडिया में रहते हैं और वहीं काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एंड द अदर वे अराउंड। तो क्या ये जो इस तरह से अब उलझे हुए ताने बाने इतना हैं, नहीं है, लेकिन फिर भी है। मैं इंडियंस को भी जानती हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं और काम करते हैं, कम होंगे लेकिन हैं। तो ये जो इतने उलझे से ताने बाने जो अब बन गए हैं, इनको अलग करना क्या वाकई इतना आसान है कि आप कहते हैं कि फवाद खान नहीं चाहिए? लवीना? बिल्कुल आसान नहीं है, और आसान होता तो 70 साल नहीं लगते, और 70 साल के बाद भी ये ख़त्म होता नज़र नहीं आता। मुझे एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। इसी मसले पे मैंने एक शो किया था, और आपके यहाँ के एक प्रोफेसर जो ओक्लाहोमा में, उन्होंने मुझे बताया कि बात सिर्फ मीडिया की नहीं है, बात एजुकेशन जो एक और पिलर है, जो फाउंडेशन है किसी भी देश की। क्या ये सही है कि कई पाकिस्तानी टेक्स्ट जो हैं उनमें जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है, उसमें जिहाद को ग्लोरीफाई किया जाता है? कहीं ना कहीं ज़ियाउल हक साहब के बाद इस तरह की टेक्स्ट बुक में बदलाव आने की वजह से लोगों के, आप मेरी बात पूरी सुनिएगा, लोगों के जहन में, लोगों के जो बच्चों के दिमाग हैं उनको मोल्ड किया गया है। एंड आई कैन रीड एंड आई वाज रीडिंग एंड आई वाज क्वाइट अमेज्ड टू हियर कि इस तरह की बातचीत होती है। और अगर ऐसा है तो मैं दाद देती हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि वहाँ सब लोग जिहादी नहीं हैं, और सब लोगों के दिन में आज भी हम लोग चाहते हैं कि जब हम जाते हैं या यहाँ पाकिस्तानी लोगों से मिलते हैं तो उनसे हमारा दिली लगाव होता है आज की तारीख में भी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, दोनों तरफ हिस्ट्री जो है ना, वो भी एक कैजुअलिटी है। भारत के अंदर जो कुछ हुआ, अगर भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो भारत के अंदर रहते हैं, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, तो फिर बाबरी मस्जिद नहीं गिरनी चाहिए थी। जब बाबरी मस्जिद गिरी तो लाहौर के अंदर जैन मंदिर नहीं गिरना चाहिए था। लोग चढ़ गए उसके ऊपर पागलों की तरह हथौड़े लेकर रातों को। उन्होंने कहा कि अगर फ़र्ज़ किया आप सारी चीज़ डिमोलिश कर दें, आप सारी मुसलमान चीज़ें हिंदुस्तान से ख़त्म कर दें, इंक्लूडिंग जो कब्रें हैं, कमाल किस्म की कब्रें हैं ताजमहल जैसी, और हिंदुस्तान से सारे मंदिर ख़त्म कर दें, तो फिर आप किस तरह बताएंगे कि 70 साल पहले हम इकट्ठे रहते थे और फिर हमने ये फैसला किया हमने इकट्ठे नहीं रहना, हम एक ख़ानदान की तरह थे? ये नहीं होगा। लेकिन इसमें हुकूमतें जो हैं उसके अंदर वो लोग जिन्हें नौकरियां मिली हुई हैं, उनका ख्याल ये है कि उनकी नौकरियां इसी वजह से मजबूत रहेंगी कि वो एक दूसरे के बारे में दुश्मनी की बात करते रहें। वो वेस्ट की तरफ भी नहीं खुलना चाह रहे, वो ईस्ट की तरफ भी नहीं खुलना चाह रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब दुनिया जो है ये जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी चीज़ों के साथ जुड़ रही है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी एक दूसरे को गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी कमाल की गाली पड़ती है ट्विटर पे, यकीन करें आलिया। अगर आप एक लाइन लिख दें, एक लाइन लिख दें, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं तो दिल से ये चाहती हूँ, और हम बात सतह की करें अगर, कि क्यों ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं दोनों देशों को अपने आप को आईना दिखाना है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों देशों को अपने आप को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। और वाकई ये मसला पॉलिटिकल मिल का है, और 70 साल हो गए थी कि वो लोग जो 70 साल पहले जिन्होंने देखा था, ये जब इस सीन से हट जाएंगे तो शायद हम आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि नई जनरेशन भी जो है 70 साल से चलें प्रेजेंट में दोबारा आते हैं कि इस वक्त हम जहाँ हैं, जो एस्केलेशन का आलम है, आपने भी कहा इतना एस्केलेटेड कभी नहीं था, आपने भी कहा यहाँ से आगे क्या किया जा सकता है कि मामलात को डी एस्केलेट किया जाए। अभी मतलब रेटरिक को अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से जो रेटरिक है वो काफ़ी सख्त है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने पाकिस्तान से, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो रिटालिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन है बॉर्डर एरियाज़ में कि पाकिस्तान रिटालिएट करेगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी वहाँ से जवाब दिया। तो ये सब डी एस्केलेट कैसे होता आपको नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल ये है कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ये दोनों मुल्क जो हैं, चूँकि नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ आपस में मिले थे, उन्होंने उनकी बच्ची का जो है वलीमे का खाना भी खाया। मुझे लगता है ये दोनों जो हैं ये इस पिच को वहाँ तक ले जा रहे हैं
कि इसके अंदर कोई ना कोई इन्वॉल्व हो। अगर फ़र्ज़ किया मुशर्रफ और उस वक्त की जो हुकूमत थी उनके दरमियान मामलात कहीं आए थे, कहीं एग्रीमेंट, और यकीन याद रखें कि पाकिस्तान में इस सारे मसले का हल जो है वो नवाज शरीफ के पास नहीं है, वो GHQ में, वो उससे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते। आई एम श्योर नवाज वहाँ शरीफ इज पे गोइंग टू वहाँ डिसएग्री विद दैट। हाँ, बीजेपी जो है वो उसके पास हार्ड लाइन है। कांग्रेस तो बेचारी अभी तक अपना हाउस जो है इन ऑर्डर लाने की कोशिश कर रही है, वो बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा राहुल जो है, तो मुझे नहीं पता क्या आई बनेगा। एम श्योर राहुल विल आल्सो डिसएग्री हो विद सकता है, दैट। बिल्कुल करें, उनका राइट है, राहुल करें, लेकिन अम्मा जाने नहीं देंगी ना, अम्मा के साथ ज्यादतियां हुई हैं, अम्मा विल उस आल्सो तरफ नहीं जाना डिसएग्री। चाह रहा मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस तरह लगता है कि अब ये चाहते हैं, देखें बहुत दुनिया का पैसा जो है वो पागल हुआ है भारत जाने के लिए, कुछ चाइना का पैसा पाकिस्तान जाने के लिए हुआ है। मेरा ख्याल है कि वो ये ड्रामा जो है, ये सारा, मैं आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी केयरफुली, ये जो ड्रामा है इसमें बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी, जाने जा रही हैं हमेशा से, लेकिन शायद ये पहली दफ़ा है कि जो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप है इसको उस लेवल पे लाया जाए कि कहीं ना कहीं इस तरह लगे कि इस पे बात हो सकती है। और ये जो यूनाइटेड नेशन में बहुत अरसे के बाद बैन की मून के मुंह से कुछ निकला है, यूरोपियन यूनियन से कुछ निकला है, OIC जो मरी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से कुछ निकला है, बहुत सारे मुल्क हैं जिनका स्टेक है इन दोनों मुल्कों में, वो कहें कि भाई ये बैठ के बजाय इसके कि आप एक दूसरे को मारने की बात करें, जो लोग मर गए हैं उनकी लाशों के ऊपर बैठ के शायद को थोड़ी सी सुलह कर लें। लवीना, ये तो इनकी कंस्पिरेसी थियरी थी, आपको क्या लगता मैं है? इनकी कंस्पिरेसी काश थ्योरी से आई होप दैट इज़ ट्रू, क्योंकि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को लगे कि भाई न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और क्योंकि कहीं भी न्यूक्लियर वॉर अगर हो गई तो 21 मिलियन इस तरफ और पाकिस्तान ने सफाया हो जाना है अगर एक भी वॉर, और इसके अलावा ग्लोबल बहुत अफेक्ट होगा। सो लोगों को डरा रहे हैं मोदी और नवाज शरीफ दोस्त बनकर, बहुत अच्छी बात है। आई होप दैट इज़ द केस एंड इट विल ऑल एस्केलेट डाउन, बट आई रियली डाउट इट, एंड द ओनली रीज़न गोइंग फ्रॉम योर स्टोरीज, क्योंकि इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि बायलैटरली ही हो ये सॉल्व, तो चाहता ही नहीं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए ये मसला। ये पाकिस्तान चाहता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए, सॉल्व बायलैटरली होगा। हाँ। लेकिन देखें सब लोग आप एक दूसरे के साथ बात तो करते हैं ना, ये इन दी एंड तो बायलैटरली होगा, लेकिन उसके अंदर जो तीसरा एलिमेंट है कश्मीरियों का जो पीछे चला जाता है, वहाँ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। क्योंकि देखें जो बातचीत है उस वक्त, मुझे अभी तक याद है, मैंने ये जो इंटरव्यूज़ करते थे हम, चाहे उस वक्त वो परवेज़ मुशर्रफ थे, शौकत अजीज़ थे, बाद में आने वाले लोग, कि कहीं ना कहीं बात ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे रुकती नज़र आती है। हाँ, ठीक है, सही लेकिन बात। उसके लिए भारत को अपना जो सारा का सारा रवैया है कश्मीरियों के साथ वो तब्दील करना पड़ेगा। जब स्टोरीज वहां से निकलेंगी ना, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के जिहादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो जिहादी जो है ना, पिछले 20 साल से जिन्होंने सवाए 30 साल से सिर्फ गोलियां मारी हैं, जहां मर्जी गोलियां मरवा लें उनको, तो वो रिटायर नहीं हो सकते। तो यानी हल, आपको क्या लगता है, हल या डी एस्केलेशन अगर होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसका आगाज़ या उसकी बिगिनिंग कश्मीर से होगी? देखिए ये आगाज़ पर ही बात टिकी है, ये अंडा और मुर्गी वाली बात है कि चिकन पहले आया कि एग पहले आया। वो बोल रहे हैं कि जिहादी रुकें, उधर इंडिया बोलेगा कि आप आतंकवाद बंद करें, तब हम बात करना शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में अगर ये लोग दोनों देश सारी बातों को इंक्लूडिंग कश्मीर, इंक्लूडिंग LOC, साथ में जिहाद और आतंकवाद, इन सब को अगर एक तरफ कर कर एक बार एक टेबल पर आकर दोस्त बनकर आगे की तरफ सोचने की कोशिश करें, तो शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मसला तुमने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, हमने रेफरेंडम इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने आर्मी पीछे नहीं ली, 1947 का मसला था। आज का मसला है कि आपने आतंकवादियों को अपनी तरफ, आर्मी आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, हाफिज़ सईद आज भी पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। तो ये बातें आके यहाँ पे अटक जाती हैं। तो जब तक ये चीज़ें साइड में रख कर एक पॉलिटिकल विल दोनों तरफ से नहीं आएगी, प्लस जो पाकिस्तान का मसला है कि आर्मी गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है, उसको अगर कंट्रोल में विद इन द कंट्री नहीं लाया जा सकता, तब तक पाकिस्तान की सरकार इस सिचुएशन में ही नहीं आती कि वो किसी से कमिटमेंट वाली बात कर सके। सबसे बड़ी मसला तो ये है कि पाकिस्तान सरकार का कमिटमेंट नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पीछे से आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग है और इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो ये एक सबसे दुख की भी बात है और सबसे पेचीदा बात भी है।
लेकिन मेरा ख्याल इस्लामाबाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको डिनाई करेगी, आई एम श्योर. एंड आई जस्ट वांट टू टेक अ फ्यू कमेंट्स. जो हमारे इस वक्त बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं फेसबुक लाइव को, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. और जैसा कि नितिन ने भी कहा, ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे ही हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी की तारीफ़ कर रहे हैं और इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक का जो दावा है उस पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट जो मेरी नज़र से अभी गुजरा, उमर ख़याम वज़ीर साहब लिखते हैं कि दोनों मुल्क बहुत गरीब हैं और दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इतना कम है. हमें जंग नहीं चाहिए. इनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से, उमर ख़याम वज़ीर साहब का, और कहते हैं मुझे पता है मैं अपनी ज़िंदगी टेंटों में कैसे गुजार रहा हूँ. तो ये दोनों मुल्क अगर अपने ग्रेटर इश्यूज़ को देखें जो कॉमन हैं, जैसे पावर्टी है या एजुकेशन नहीं है या ये बाकी सारे मसले हैं, इसको अगर आप पर्सपेक्टिव में रखें तो आपको लगता है कि फोकस शायद थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए. थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और है कि ये आर्म्स रेस का भी मसला है. अगर ये दो मुल्क एक हो जाते हैं, साउथ एशिया बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो ये जितने वेस्टर्न पावर्स के आर्म्स हैं वो किधर बिकेंगे. ये एक और कंस्पिरेसी. हाँ ये, लेकिन देखिए ना, छोटा सा कमेंट कि अगर भारत जो है वो बायलैटरली जब भी बात करेगा, अब तो उसने बेचारे छोटे मुल्कों को भी घसीट लिया है. उसने कहा कि देखें आपने नहीं जाना सार्क समिट में, अब एक बंदा नहीं इंडिया जाएगा. ने किया तो नहीं है ये, हम खबरें आ गई नहीं, लेकिन देखें ना, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने अपना मन खुद नहीं बनाया. आपका मीडिया, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे इस वजह से कि वो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है. मुझे तो नहीं फ़ोन किया हसीना वाजिद ने कि हम नहीं जा रहे, और या अशरफ गनी ने. ये मीडिया ही लिख रहा है और यहाँ का मीडिया लिख रहा है और वही कह रहा है परेशानी. लेकिन वो जो सवाल आप पूछ रही, मेरा ख्याल है कि देखें दोनों मुल्कों की जो इलीट है, रूलिंग इलीट, उसको कोई कंसर्न नहीं है उस मुल्क के अवाम के साथ. अगर भारत के 400 मिलियन जो हैं लोग, उनके पास अब गाड़ियां हैं, बर्गर खाते हैं वो, तो 750 मिलियन ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं. पाकिस्तान के अंदर इससे ही बुरी हालत है. सड़कें मोटरवेज बना लें, लोगों के पास साइकिल नहीं है, वो मोटरवेज क्या करेंगे. तो सवाल ये कि जो रूलिंग एलीट है ना, ये भी याद रखें कि डेमोक्रेसी में आइडियल सिचुएशन में किसी एक प्राइम मिनिस्टर के पास 5 साल ही होते हैं. उसने अपना भी सोचना होता है, अपने रिश्तेदारों का, अपने यारों का भी सोचना होता है, और फिर अवाम इस सारी गेम में बहुत पीछे हैं. वो बेचारे जो है ना वो अपना लोटा लेके खेतों में जाएंगे. हम उम्मीद करेंगे कि अवाम थोड़ा आगे आए इस गेम में. मैं एक बार फिर नितिन के पास जाना चाहती हूँ वेरी क्विकली, अगर उनके पास कोई और अपडेट्स हैं और सोशल मीडिया कमेंट्स हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहें. नितिन. जी आलिया, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि इस बात को, ये सर्जिकल स्ट्राइक का दावा था, उस बात को 30 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं. और जाहिर है हर तरह की मीडिया पर यही खबरें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली छा रही हैं. लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो अब सीरियस चीज़ों से थोड़ा सा लाइट चीज़ों पर आ रहे हैं. मिसाल के तौर पर इस वक्त ट्विटर की अगर हम बात करें, जो टॉप 10 ट्रेंड्स हैं उसमें सलमान खान काफी ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं. कोई सर्जिकल स्ट्राइक हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहा है, लेकिन सलमान खान ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सलमान साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान में ये कहा है कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं वो टेररिस्ट नहीं है. ऐसा करण जौहर जो बड़े मशहूर फिल्म मेकर हैं वो भी कह चुके हैं. फवाद खान और तमाम लोगों के बारे में बात है. तो बड़ा दबंग बयान है. तो जी बिल्कुल बहुत ही दबंग बयान है और सुल्तान की तरफ से आया है. लेकिन जो ये नैरेटिव, जो पूरा नैरेटिव है, ये मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है. जो फीवर और जिस पिच पे हम लोगों को बात करते हुए कल देख रहे थे, वो डाई डाउन कर रहा है. दूसरी बात ये है कि अब मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर इस बात पर भी बहस हो रही है कि क्या ये जो मसाइल है, क्या जो मामला है, जो सिचुएशन है, ये दोनों मुल्कों में अपनी अपनी पॉलिटिकल डोमेस्टिक ऑडियंस को कैटर करने के लिए है. इस पर भी अब बहस शुरू होती दिख रही है. बिल्कुल है, और शायद वही प्रेशर बने. हाँ, हो सकता है कि जो डोमेस्टिक प्रेशर इन हुकूमतों को जो है वो वापस थोड़ा सा अपने अपने जामे में, पजामा नहीं कहना चाह रहा था, उसमें वापस. मगर अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखें तो इट लुक्स लाइक कि पीपल आर काइंड ऑफ मूविंग ऑन, और दूसरी तरफ अब ऐसा ही होता है. खबरें हमेशा जितनी भी बड़ी हो, दूसरी खबर उन पर जोर डाल देती है दूसरे दिन, और फिर उनको आईबॉल्स के साथ, टीआरपी के साथ एडवर्टाइजिंग भी कायम रखनी पड़ती है. न्यूज़ साइकिल को आप इतनी देर तक हॉस्टेज नहीं रखते. सही बात है, लोगों को हॉस्टेज रख सकते हैं, न्यूज़ साइकिल को नहीं. ये बात ऐसी है कि अगर हम और 3 घंटे भी बैठकर बात करते रहें तो करते ही रहेंगे और कहने को बातें कम नहीं पड़ेंगी. बट आई जस्ट वांट टू एंड ऑन दिस वन कमेंट. मोहम्मद ज़हीर साहब ने हमें लिखकर भेजा है. वो कहते हैं कि गिव पीस अ चांस, अमन को एक मौका दें, दोनों मुल्कों को
अमन चाहिए और साथ मिलकर वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ओनली ज़हीर साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। हाँ, ये इस दुनिया की बिलियंस हम ऑफ उम्मीद नहीं डॉलर्स कर के सकते। असला बिका हुआ है। ये वो देखिए जो लेकिन बेचने हम- वाले हैं वो चाहते हैं ये इस्तेमाल भी हो ताकि वो अगला असला बेचे। जी, लेकिन अगर हम अब उम्मीद भी छोड़ दें तो फिर हमारे पास क्या इतनी बाकी रह तकरीरें जाता है? करते करते इंडिया और पाकिस्तान की एक क्रिकेट टीम होगी, आईपीएल शुरू हो गया, बताइए। हाँ। अरे उन्होंने वाह। दुनिया की एक टीम बनानी शुरू कर दी। आई नो। काश ऐसा होता, और काश ऐसा हो सकता है जरूर। काश ऐसा होता। और मैं आई जस्ट वांटेड टू रीड दिस कमेंट आउट बिकॉज ही एंड्स विद सेइंग लॉन्ग लिव पाकिस्तान एंड लॉन्ग लिव इंडिया, यानी पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, एज गुड नेबर्स। as good neighbors. So Wish we maybe could. exactly. So I want to end on a positive note. That's why I wanted to end on that comment. Thank you so much. आमिर गौरी शुक्रिया, बहुत साहब, शुक्रिया। लवीना टंडन बहुत और शुक्रिया। नितिन दिल्ली में हमारे साथ ये वक्त बहुत शुक्रिया। गुजारने का। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वक्त हमारे साथ गुजारा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे फेसबुक लाइव पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।